नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध की खबर से। कल ही सेना ने बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़ने के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, लेकिन युवाओं का एक वर्ग है जो इसके खिलाफ सवाल उठा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र सड़कों पर हैं। काफी देर तक NH-28 पर प्रदर्शन चलता रहा। जिस जगह ये प्रदर्शन हुआ उसी के करीब है चक्कर मैदान, जहां सेना के लिए बहाली आयोजित किया जाता है। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बुधवार की सुबह होते ही सेना भर्ती बोर्ड के कार्यालय पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। बक्सर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने ट्रेनों का परिचालन बाधित किया है। बेगूसराय में भी हंगामा हो रहा है। पटना जंक्शन रेलखंड के बक्सर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने खूब हंगामा किया। 100 से अधिक की संख्या में रहे छात्रों ने रेल पटरी पर बैठकर ट्रैक को करीब 45 मिनट तक जाम किए रखा। इस बीच ट्रैक जाम रहने के कारण बक्सर में जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 25 मिनट तक खड़ी रही। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मनाने की कोशिश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। प्रदर्शन की वजह से जाम की स्थिति है और लोग जाम में फंसे हुए नजर आए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं, जिनसे लगातार तीसरे दिन यानी कि आज भी ईडी की टीम ने पूछताछ की। आज करीब 7 घंटे तक ये पूछताछ चली और शुक्रवार को एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इस बीच कांग्रेस ने आज फिर से प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस कांग्रेस दफ्तर में घुस गई, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और हिरासत में लिया। पुलिस की पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ता राहुल के साथ ईडी दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर उन्होंने प्रदर्शन किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 8 साल देश के लिए काला अध्याय है। सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी ही हैं जो खुलकर बेखौफ मोदी सरकार का सामना कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में पुलिस ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी हिरासत में लिया, कांग्रेस दफ्तर जाने से रोका। इस पर सचिन पायलट ने NDTV से कहा कि खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन की पूछताछ पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले वो ईडी दफ्तर के बाहर निकले हैं। ईडी की एक टीम ने उनसे आज लंबी पूछताछ की, जिनमें उनके बैंक खातों के बारे में और जिन कंपनी से वो जुड़े हुए थे उनके बारे में लंबी पूछताछ हुई और उनका लिखित बयान लिया गया। इसके पहले कल और परसों भी राहुल गांधी से करीब 11 से 12 घंटे पूछताछ हुई और देर रात वो ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। हालांकि आज 9:30 बजे उन्हें ईडी के अधिकारियों ने जाने दिया और उनको शुक्रवार को अब सुबह 11 बजे ईडी के सामने फिर पेश होना होगा। उनसे कहा गया है कि वो शुक्रवार को 11 बजे फिर ईडी की पूछताछ में शामिल हों। तो राहुल गांधी अब शुक्रवार को ईडी की पूछताछ के लिए 11 बजे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उनसे पूछताछ हो रही है उसे लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं। जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर से निकलते हैं ईडी दफ्तर के लिए, उनके साथ में कार्यकर्ताओं का हुजूम साथ निकलता है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको लगातार डिटेन कर रही है। आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए आए तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर और अंदर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लग गया था और दिल्ली पुलिस पर आरोप ये भी लगा कि पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गई और वहाँ से कार्यकर्ताओं को जबरन खींचकर बाहर ले आई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि कुछ कार्यकर्ता जो उग्र थे उनको गेट के पास से पकड़ा गया और बाहर निकाला गया। तो इस तरह से राहुल गांधी से 3 दिनों की जो पूछताछ हुई है उसके बाद अब उनको शुक्रवार सुबह 11 बजे के लिए फिर से सम्मन किया गया है और उनसे फिर से पूछताछ होगी। प्रयागराज प्रशासन ने 10 जून को प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ करने के आरोपियों के पोस्टर लगाए हैं। इनमें 40 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो और CCTV फुटेज की गहन जांच के बाद आरोपियों की लिस्ट बनाई गई और फिर ये पोस्टर लगाए गए। प्रयागराज में जगह जगह ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और लोगों से इन आरोपियों से जुड़ी कोई भी सूचना देने की अपील की गई है।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। ये सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद नाम के संगठन की याचिका पर होगी। याचिका में कानूनी प्रक्रिया के बिना मकानों को न ढहाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसी के साथ मनमानी करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और तोड़फोड़ न करे। इसके साथ अब तक ध्वस्त किए गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष साझा उम्मीदवार देगा। ममता बनर्जी के न्योते पर जुटे 16 राजनीतिक दलों की बैठक में ये फैसला हुआ है और कहा गया है कि एक ऐसा उम्मीदवार होगा जो संविधान की रक्षा कर सके। हालांकि अब भी कुछ दल हैं जो इस साझा रणनीति से दूर हैं। बंगाल से ममता बनर्जी और महाराष्ट्र से शरद पवार मोर्चा बांधने में जुटे हैं। ममता के न्योते पर 16 विपक्षी दलों ने बुधवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। बैठक में साझा उम्मीदवार देने पर सहमति बनी। हालांकि अभी कुछ और दलों की राय ली जानी है। I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा, सपा के अखिलेश यादव सहित सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल और कई अन्य दलों के नेता मौजूद थे। विपक्ष को देश के पहले नागरिक की कुर्सी नसीब होगी या नहीं होगी, ये तो अलग बात है, पर इसी बहाने एकजुटता दिखाने और सरकार से दो हाथ करने का मौका वो कैसे जाने दे सकता है। करीब 2 घंटे चली बैठक में उम्मीदवार के तौर पर पहले शरद पवार का नाम आया, लेकिन खुद उन्होंने तबीयत का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। दिल्ली में हुई बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम सुझाने के लिए मैं विपक्षी नेताओं की सराहना करता हूं। हालांकि मैंने अपनी उम्मीदवारी के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। लेफ्ट पार्टियों का मानना है कि आजादी के 75वें साल में गांधी बनाम गोडसे का जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है, उसका जवाब किसी गांधी को उम्मीदवार बनाकर दिया जा सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने यही बात कही। 75वीं सालगिरह में पूरे के पूरे देश के अंदर ये माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है कि गांधी बनाम गोडसे। अगर 75 साल की अगर सालगिरह में गांधी और देश के संविधान की संरक्षण कौन कर सकता है, ऐसे एक राष्ट्रपति को चुनना अनिवार्य है भारत के लिए। वैसे सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आ रही है कि राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव पर ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और नवीन पटनायक से भी बात की है। कोशिश आम राय से राष्ट्रपति चुनने की है। अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार चुनने की ये मुहिम पूरे विपक्षी खेमे के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं, ये परखने का भी होगा कि 2024 में किस हद तक विपक्षी दल एकजुट रह पाएंगे। दिल्ली से राजीव रंजन और संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज अयोध्या में थे। 32 साल के आदित्य ठाकरे की ये पहली अयोध्या यात्रा रही। शिवसेना का भावी चेहरा है और ऐसे वक्त में ये दौरा हो रहा है जब बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर आमने सामने है। अयोध्या के अपने पहले दौरे को लेकर 32 साल के आदित्य ठाकरे का कहना है कि ये कोई राजनीति नहीं, माना जा रहा है कि ये आदित्य की ओर कमान बढ़ाने की तैयारी है। उन्हें बाल ठाकरे राजनीति में लेकर आए थे। वो एक हिंदुत्ववादी राजनीति का बड़ा चेहरा थे। आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा एक ऐसे समय हो रहा है जब बीजेपी और शिवसेना इस बात पर भिड़े हुए हैं कि हिंदुत्व का बड़ा चैंपियन कौन है। ये अवतार या पॉलिटिक्स यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। शिवसेना का जो पॉलिटिक्स रहा है, जो हिंदुत्व रहा है, वो आप सभी को पता है। मैं हर बार यही कहते आया हूँ, हमारा पॉलिटिक्स सिंपल है, हमारा हिंदुत्व साफ है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी हम चुनाव में वचन देते हैं वो पूरे करते हैं। चुनाव हो या ना हो, जीते हारे, हम हमारा वचन पे खड़े ठहरते हैं। यहाँ हम राजनीति के लिए नहीं, हम हमारी आस्था की बात है और दर्शन करने आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में विवाद जारी है। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे से हट चुकी है, तो शिवसेना बीजेपी के हिंदुत्व को फर्जी बता रही है।
ठाकरे के अयोध्या दौरे को हिंदुत्व के प्रति शिवसेना की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। वो बीजेपी पर दोहरे पैमाने अपनाने और राज ठाकरे की आड़ में उस पर निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। अयोध्या से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक परेशान करने वाली खबर उत्तर कर्नाटक के हावेरी से, जहां 4 किसानों ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि बीजेपी विधायक जमीन में हिस्सा मांग रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन उन 4 लोगों के खिलाफ जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। देखिए पूरी खबर। दादी कहाँ से? दादी लहलहाती फसल पर जिंदगी और मौत के बीच झूलते 4 किसान। इन चारों ने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। इनका आरोप है कि स्थानीय बीजेपी विधायक नेहरू ओलेकर ने इन्हें सरकार से जो जमीन दिलवाई थी उसमें अब वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इनकी शिकायत पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की जगह पुलिस ने इनके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मौके वारदात पर जो लोग मौजूद थे उनके बयान के आधार पर हमने मामला दर्ज किया है। 3-4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, उनके खिलाफ भी हमने मामला दर्ज किया। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम निष्पक्ष जांच करेंगे। गांव में 29 परिवारों को अकर्मा सकर्मा योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को बीजेपी विधायक बेबुनियाद बता रहे हैं। हमें किसी के जमीन की जरूरत नहीं है, रही हमारे परिवार को। हम आम लोगों की भलाई के लिए जमीन चाहते हैं। सार्वजनिक हितಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಹೇಳಿರೋದು। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर अलग अलग किसान बगैर किसी वजह के खुदकुशी की कोशिश क्यों करेंगे। हम इन खेतों पर खेतीबाड़ी पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं। जब नेहरू ओलेंकार विधायक बने तब उन्होंने इसके कागजात में बनवा कर दिए, मालिकाना हक दिलवाया और अब हमसे 15 गुंठा मांग रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक के खिलाफ एफआईआर करना कितना मुश्किल है, ये एक बार फिर साफ हो गया। ऐसा लगता है कि पुलिस काफी दबाव में है। हालांकि आरोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि पुलिस कब अपनी जांच पूरी कर किसी नतीजे तक पहुंच पाती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।